कि कोशिका झिल्ली क्या है, चयनात्मक पारगम्य है। बाइक में मोबिल की जरूरत होती है और पेट्रोल की जरूरत होती है। मोबिल क्या करता है, जब सदन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगर सदस्य न होकर कोई आम इंसान अगर जाए तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुआ। हेलो मेरे नाइन्थ के मित्रों, कैसे हो सब बढ़िया? अगर बढ़िया नहीं है तो बढ़िया करो यार, सब आप ही को करना है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर का एक समरी बता देता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले लेक्चर में मैंने कोशिका की खोज, कोशिका की विशेषता, कोशिका का आकार एवं आकृति, कोशिका की संरचना के बारे में बताया था। कोशिका की संरचना को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था: बाह्य आवरण, प्रोटोप्लाज्म, कोशिकांग। तो मैंने आपको बताया था कि इसी क्रम में हम पढ़ेंगे, पहले बाह्य आवरण, फिर प्रोटोप्लाज्म, फिर कोशिकांग, फिर इसे पढ़ने के बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगी। बाह्य आवरण स्टार्ट करते हैं। बाह्य आवरण से, बाह्य आवरण यानी कि आउटर मेम्ब्रेन। आवरण का मतलब क्या है? एक लेयर होता है। जैसे मान लो एक लेदर की बॉल हो गई, लेदर की नहीं, वो कॉस्को की बॉल होती है जो मैच में, क्रिकेट में खेली जाती है। उस मैच के ऊपर, जैसे जो गांव में खेलते हैं बॉल से ना, बहुत महंगी बॉल नहीं होती है, उसके ऊपर जो एक प्लास्टिक की बॉल रहती है, फिर उसके ऊपर एक कपड़े का लेयर लगा होता है। वही सोचिए, वही बाह्य आवरण है। तो हम भी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका में भी उसी तरह का बाह्य, जैसे मान लो ये कोशिका हो गई, कोशिका यानी कि मान लो ये बॉल, तो बॉल के ऊपर एक कपड़े की लेयर लगी होती है। उसी प्रकार मान लो ये कोशिका हो गई, तो कोशिका के ऊपर भी लेयर होती है। उसी लेयर को पढ़ेंगे, उसे क्या कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में? बाह्य आवरण, आउटर मेम्ब्रेन। तो एक बाह्य आवरण में 2 झिल्लियां होती है। जैसे एक होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और एक होता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें मैंने कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में अच्छे से बताया है। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है और कोशिका झिल्ली इन जंतुओं में और पादपों दोनों में पाई जाती है। आज पहले हम कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली क्या होती है? सबसे पहले कोशिका झिल्ली होती क्या है, देखिए क्या लिखा है कि प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसे कोशिका कला भी कहते हैं, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। जैसे कोशिका झिल्ली एक पतली झिल्ली है। जैसे मैंने आपको बॉल का उदाहरण दिया था, जो ऊपर कपड़े का लगा होता है वो क्या होता है, बहुत पतला होता है। वैसे कोशिका झिल्ली भी बहुत पतली होती है। जैसे बॉल के लेयर को देख सकते हैं, मगर कोशिका की झिल्ली को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही छोटी होती है। और ये किसकी बनी होती है? वो लेयर जैसे कपड़े की बनी होती है, उसी प्रकार जैसे बॉल की लेयर मैंने बताया कि कपड़े की बनी होती है, उसी प्रकार कोशिका की जो लेयर होती है, बाहरी झिल्ली होती है, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की व वसा की। अब किसी को प्रोटीन और वसा ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो बाइक होती है, बाइक में मोबिल की जरूरत होती है और पेट्रोल की जरूरत होती है। मोबिल क्या करता है? जैसे इंजन के एफिशिएंसी को मेंटेन करता है कि इंजन खराब ना हो, अच्छे से चले, अच्छा से एवरेज दे। और पेट्रोल क्या है? एनर्जी देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने बॉडी को बाइक माने तो ये जो प्रोटीन है वो क्या हो गया? मोबिल हो गया। और जो ये वसा है ये क्या हो गया? पेट्रोल हो गया। जैसे प्रोटीन क्या करता है? हमारे शरीर में सारी कमियों को पूरा करता है। जैसे फैट बढ़ा, तो मान लो कहीं चोट लग गई, उसे रिकवर करता है। कोशिकाएं कहीं डिफेक्ट हो गई, उसे रिकवर करता है। और उसको, और शरीर को काम करने के लिए एनर्जी कौन देता है? वसा। आगे पढ़ेंगे, आगे आप लोग 11वीं में पढ़ेंगे, कोशिका और प्रोटीन अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कोशिका प्रोटीन और वसा की बनी होती है, और प्रोटीन और वसा में से 60 to 80% यानी कि 60 से 80% प्रोटीन का भाग होता है। उस कोशिका झिल्ली में जो लेयर होती है, पतली लेयर, उस कोशिका झिल्ली में 60 से 80% प्रोटीन होता है, और 20 से 40% वसा पाया जाता है। आप समझ गए होंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, चयनात्मक पारगम्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, वर्ड है, सेलेक्टिव परमिएबल। चयनात्मक पारगम्य को समझाने के लिए मैं आपको संसद भवन का एक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि मैंने भी नहीं देखा है, तो अगर उसके बारे में बता दूंगा आपको। जैसे मान लो संसद भवन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट में वो किसके लिए लागू होता है, एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो क्या होते हैं एमएल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मान लो ये संसद भवन हो गया, ये हो गया संसद भवन, ठीक है। अब संसद भवन के मान लो, मैंने देखा नहीं है कि कैसा है, क्या नहीं है, मगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वहां के ये मान लो एक गार्ड हो गए, ठीक, ये गार्ड हो गए। अब संसद भवन में जाने के लिए किसको इजाजत होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उसके जो सदस्य है, जो स्पीकर होते हैं, और उनके अलावा भी जो है, उनको जाने के लिए क्या होता है, अलाउ होता है। तो ये मान लो अगर उस सदन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगर सदस्य न होकर कोई आम इंसान अगर जाए, तो ये गार्ड क्या करेंगे, उसे रोकेंगे। ये गार्ड किस तरह कार्य कर रहे हैं कि किसका चयन करना है, किसको सेलेक्ट करना है अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, सदन में जाने के लिए। जैसे वही अगर कोई एमपी आए और इंटर करे, तो ये गार्ड जाने देंगे। अगर वही कोई आम इंसान इसमें इंटर करना चाहे, जाना चाहे, तो ये गार्ड क्या करेंगे, उसे रोकेंगे। मतलब इस गार्ड का क्या काम हो गया, सिलेक्ट करना कि किसे संसद भवन में जाने देना है और किसे नहीं जाने देना है। वैसे ही कोशिका झिल्ली क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, बिल्कुल गार्ड की तरह होती है कि कोशिका के अंदर किसे जाना है, किसे नहीं जाना है। अब मान लो कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, ये अंदर जाएंगे, संसद भवन में चले गए, ये जाकर क्या करेंगे, कोई नियम बनाएंगे, बजट बनाएंगे, बाकी सारे सरकारी काम जो जो आवश्यक लगे वो करेंगे। मतलब वैसे ही चयनात्मक पारगम्य क्यों जरूरी है, जैसे शरीर कोशिकाओं से ही जैविक क्रियाएं कंप्लीट होती हैं, उन जैविक क्रियाओं को कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी, जल की, आयंस की। वैसे ही जल की, आयंस की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन सिलेक्ट करता है कि कौन अंदर जाएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर कौन जाएगा, कौन, मतलब कौन सेलेक्ट करता है, कोशिका झिल्ली सेलेक्ट करती है। इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहा गया है। आई गेस आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए अगला इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है, पदार्थों का आवागमन को कंट्रोल करना। मैंने आपको बताया था कि कोशिका झिल्ली क्या है, चयनात्मक पारगम्य है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब कि किसे अंदर जाने देना है कोशिका के अंदर, किसे अंदर नहीं जाने देना है। तो इसका काम क्या क्या हो गया, बाहर के पदार्थों को आने जाने को कंट्रोल करना है, सॉरी। और दूसरा काम क्या है, कोशिकाओं को आकार देना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोशिका की संरचना है, कोशिका की संरचना मैंने आपको बताया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक जीव द्रव्य, द्रव्य यानी कि फ्लूइड है, मान लो फ्लूइड है, फ्लूइड हो गया। तो फ्लूइड क्या, अगर इस मान लो मैंने पानी लिया गिलास, एक गिलास में मैंने पानी लिया, ठीक है। अब अगर इस ग्लास को हम हटा दें, अगर इस ग्लास को हटा दें, तो ये जो पानी का शेप है, क्या ये शेप वैसे ही रहेगा जैसे है। अगर इस पानी को हटा दें तो क्या होगा, ये बिखर जाएगा, इसका कोई, इस जल का, वाटर का कोई आकार नहीं रहेगा। वैसे ही जो मैंने बताया था कि कोशिका में प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब फ्लूइड है, फ्लूइड यानी कि तरल जो फैल सकता है। अगर कोशिका उसको, मान लो ये कोशिका हो गई, इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा। अगर ये कोशिका झिल्ली ना हो तो ये फ्लूइड बह जाएगा। तो क्या कर रही है कोशिका, कोशिकाओं को आकार दे रही है, कौन, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन। और क्या है आगे, सुरक्षा प्रदान करना, कौन कर रही है, कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही है। कहीं मान लो चोट वोट लग गई तो कोशिका डायरेक्ट इफेक्ट ना हो, थोड़ा दर्द को, पेन को सहन कर ले। अब आगे पढ़ेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली परिवहन, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, आप इसे समझने के लिए, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि जो संसद भवन के गार्ड हैं,
ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाने देंगे। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे जाए, सीढ़ी से जाएंगे या लिफ्ट से जाएंगे, वो जाने का तरीका किसमें पढ़ेंगे, इसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा परिवहन, ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसमें दो तरीके से परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, जिस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी जो है, एमपी वो कैसे जाएंगे, या तो सीढ़ियों से जा सकते हैं या फिर चल के जा सकते हैं। सीढ़ियों से जाने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, मगर वही लिफ्ट से जाए तो उन्हें जाने के लिए एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ही प्लाज्मा झिल्ली में परिवहन, आर पार जाने के लिए दो तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा क्या है, निष्क्रिय परिवहन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सक्रिय परिवहन का क्या मतलब है कि जैसे मान लो ये लेयर हो गई, ठीक है। अब सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन को समझने के लिए मैं आपको टंकी का उदाहरण देता हूँ। वाटर टैंक जो छत पे लगा होता है, जैसे मान लो ये छत हो गई और ये हो गई टैंक, जैसे मान लो ये टैंक हो गया और ये नीचे लगा है, मान लो ये मोटर लगा हुआ है, ये मोटर लगा हुआ है, इसका ये नली जमीन के अंदर गई है, ये नल आई जमीन के अंदर गया। अब सोचिए इसे छत पर चढ़ाने के लिए, इस पानी को छत पर चढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। इस पानी को टंकी में चढ़ाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। बिना ऊर्जा के ये पानी ऊपर तो जा नहीं सकता, संभव नहीं है पानी को ऊपर जाना बिना ऊर्जा लगाए। वैसे ही इसमें सक्रिय परिवहन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में से ऊपर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, मतलब हाई पोटेंशियल से नहीं, हाई पोटेंशियल नहीं, लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल अगर ये समझ में ना आए तो ये समझिए, यानी कि लो पोटेंशियल, लो विभवांतर, कम विभवांतर से अधिक विभवांतर में भेजने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वही किसमें आ गया, सक्रिय परिवहन में। अब निष्क्रिय परिवहन का क्या मतलब है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। ऊर्जा की जरूरत नहीं होने का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये टैंक हो गया, अब इस टैंक वैसे हमने टंकी से पानी भर लिया, ये टंकी से मोटर से पानी भर लिया टंकी को। अब देखिए इस टैंक से जब पानी को यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लगा दिए नल। अब इस नल को खोलेंगे तो हमें ऊर्जा देने की जरूरत नहीं है, ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है, विभवांतर आ गया, विभवांतर की वजह से ये पानी ऊपर से नीचे आएगा बिना किसी ऊर्जा दिए। आपको ऊर्जा नहीं देनी है, यह केवल अपने विभव के अंतर की वजह से पानी नीचे आएगा। विभव का अगर समझ में ना आए तो ऐसे साधारण घर का उदाहरण ले सकते हैं कि ऊपर से पानी नीचे आने के लिए हमें ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही निष्क्रिय परिवहन में हमें ऊर्जा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि क्या सेल में भी टैंक है, सेल में भी नल है? नहीं भाई, मैंने आपको उदाहरण दिया है ये समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये खत्म करने के बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे सेल में ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक। अब देखिए निष्क्रिय परिवहन दो प्रकार से होता है, एक होता है विसरण डिफ्यूजन, एक होता है परासरण ओस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या लिखा है, अणुओं के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आवागमन, अणुओं की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अणुओं का जाना, वो किस में आ जाएगा, विसरण में। अब विसरण को समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है, हमने 100 बच्चों को भर दिया, 100 बच्चों को भर दिया और बीच में एक पार्टीशन डाल दिया, मान लो एक दीवार खड़ी कर, इसमें बच्चे बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा है, जगह नहीं मिल रही है बैठने के लिए। अब हम अचानक आए और इस दीवार को जैसे शक्तियां मार के हटा दिए, कुछ भी करके इस दीवार को हटा दिए, तो ये जो बच्चे इसमें भरे हुए हैं ये इधर फैलेंगे। आई गेस आप समझ रहे होंगे
कि जब इस दीवार को हटाएंगे, इस पार्टीशन को हटाएंगे, तो इसके जो बच्चे हैं इसमें जो बिल्कुल दबे हुए हैं, एक के ऊपर एक दबे हुए हैं, वो जल्दी इधर भागेंगे। इसमें टीचर को मारने की जरूरत नहीं है, बच्चे जाओ इधर, या किसी और को दबाव देने की जरूरत नहीं है कि इधर जाओ, वो अपने आप जाएंगे। मुझे आजादी थी, इन बच्चों को आजादी चाहिए, ये जाएंगे इधर। ठीक है, आई गेस समझ रहे होंगे। तो विसरण के लिए क्या है कि अणुओं के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मैंने बता दिया इधर बच्चों की सांद्रता क्या अधिक है, इधर बच्चे है ये नहीं है भाई क्या साहब यहाँ। तो इधर से इधर जाने के लिए जैसे हम इस पार्टीशन को हटाएंगे, ये बच्चे दौड़ के चले आएंगे। तो बिना किसी ऊर्जा के अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन हो रहा है। यही किस में आ गया, विसरण में। एक उदाहरण देते हैं, किताबी उदाहरण, किताब से एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे श्वसन लेते हैं ना, सांस, जैसे श्वासन करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते समय ऑक्सीजन खींचते हैं, ऑक्सीजन खींचने के बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब समझिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे आता है। सिर्फ फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है, सांद्रता अधिक होती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। और वही वायु में सांद्रता कम होती है। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हुआ। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एक मॉलिक्यूल है, ये अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आया। यह किसके माध्यम से हुआ, विसरण के माध्यम से। यानी कि ये हो रहा है, इसी को विसरण कहते हैं। अब आगे समझते हैं परासरण क्या है। परासरण में क्या होता है कि इसमें कोई अणु हो गया, और परासरण में क्या है, विलायक यानी कि जल की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन परासरण कहलाता है। इस परासरण ऑस्मोसिस कहलाता है। क्या लिखा है, विलायक यानी विलायक जल की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर परिवहन। इसका एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे आप समझ गए, जैसे मान लो उदाहरण उसका दिए थे टैंक का, टैंक नहीं, मान लो ये किशमिश को जल में डालने पर, उदाहरण क्या है, किशमिश को जल में डालने पर, जैसे मान लो ये किशमिश हो गया सूखा, किशमिश जानते होंगे अंगूर का, अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाया जाता है। अगर उस किशमिश को एक ग्लास में, ये हो गया ग्लास, इसमें पानी भरा है, किशमिश में क्या है, पानी बहुत कम, और इस ग्लास में क्या है, पानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए इसमें पानी बहुत कम, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा। तो परासरण में मैंने आपको क्या बताया था, विलायक यानी जल की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। इधर सांद्रता पानी की अधिक है, इधर सांद्रता पानी की कम है, तो ये पानी इसके अंदर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, किशमिश क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। दोबारा से भले ही अंगूर ना बने, मगर उसमें पानी जब जाएगा तो वो फूल जाएगा। आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। सब मैंने बता दिया। अब आगे कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं, तब तक मैं इसे लिख लूं मिटाकर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हमारा अगला टॉपिक है कोशिका भित्ति, इंग्लिश में सेल वॉल। तो चलिए देखते हैं सेल वॉल क्या होती है। सेल वॉल एक कोशिका झिल्ली के ऊपर पाए जाने वाली एक एक्स्ट्रा लेयर है। यानी कि ये कोशिका हो गई, कोशिका झिल्ली के ऊपर, कोशिका के ऊपर एक झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली, मान लो ये हो गई कोशिका, ये हो गई ये वाली कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक लेयर पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति बहुत ही मजबूत होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। समझिए सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है,
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ग्लूकोज का ग्रुप होता है। जैसे मान लो ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो गया, वैसे ही बहुत सारे जब ग्लूकोज मिलेंगे, बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या हो जाए, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स का बना एक लेयर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका कार्य क्या है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल केवल पादपों में प्रेजेंट होता है। क्यों होता है आगे बताएंगे अभी। अब देखिए, देखते हैं कार्य। कोशिका को आकार देना, मैंने बताया था कोशिका को आकार कोशिका झिल्ली भी देती है। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और है, मतलब केवल आकार देना ही नहीं, आकार देने के अलावा भी बहुत सारे काम है, आगे लिखा हुआ हूँ। जैसे फिर क्या है, अगला क्या है, मजबूती और सुरक्षा देना। मजबूती और सुरक्षा देने का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ खड़ा है, ये लंबा सा पेड़ खड़ा हुआ है, मान लो आंधी आ गई, इस पेड़ में तो हड्डियां है नहीं, जानवरों की तरह इस पेड़ में तो हड्डियां है नहीं, इसीलिए इसमें क्या बनाई गई, कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति क्या करती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का कार्य करती है। मान लो आंधी आई, आंधी आई तो क्या हो जाएगा, ये पेड़ टूट सकता है यदि ये ना हो तो। इसीलिए इसे सुरक्षा देने के लिए और भौतिक चोटों से बचाने के लिए, भौतिक चोट मतलब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मान लो अगर कोई बैल बैल के सींग में मान लो ईचिंग हुआ तो वो आके तो इसमें रगड़ने लगा, ये भौतिक चोटें हो गई। उससे उसके रगड़ने से कोशिकाएं डिफेक्ट ना हो, टूटे फूटे ना, उसके लिए कोशिका भित्ति बनाई गई। तो क्या कर रही है, सहारा प्रदान कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। सहारा प्रदान कैसे बताया था कि मान लो आंधी आई, तो आंधी आई तो उसे रोकने के लिए, इस सहारा प्रदान करने का क्या मतलब है, इस जड़ से रोकने के लिए, जमीन से रोकने के लिए सहारा दे रही है। इसके पास हड्डियां तो है नहीं, इसीलिए ये कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, सहारा प्रदान करने के लिए, मजबूती और सुरक्षा के लिए, कोशिका का आकार देने के लिए। अब आते हैं, अगला है रोगाणुओं से बचने के लिए। रोगाणु क्या होते हैं, जो हमारे शरीर को रोग पहुंचाते हैं, जिनसे हमारे शरीर में रोग हो सकता है, उसे रोगाणु कहते हैं। केवल हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे में भी रोग होते हैं। आपको पता होगा, अगर गांव में रहते होंगे तो आपको पता होगा कि खेतों में भी दवाई दी जाती है, वो भी पेड़ पौधे वो भी बीमार होते हैं। बीमार होने का मतलब क्या है कि वो जीवाणु या बैक्टीरिया कोई भी रोग कारक हो, उनको उनसे बचाने के लिए एक नेचुरल तरीका है उसका भी प्रेजेंट होने का। जिससे क्या हो सकता है कि रोगाणु से बचाती है, कौन, कोशिका भित्ति। अब आगे बढ़ते हैं, प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया था कि कोशिका की संरचनाओं को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला बाह्य आवरण, दूसरा प्रोटोप्लाज्म और तीसरा कोशिका में। प्रोटोप्लाज्म यानी कि ये देखिए, ये हो गया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होगा, कोशिका होगा। अब एक कोशिका, मान लो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है क्या, फ्लूइड, एक गाढ़ा तरल पदार्थ। अब इस फ्लूइड के इस कोशिका के केंद्र में केंद्रक पाया था। केंद्रक हालांकि कुछ है नहीं, इस यह केंद्र में पाया था, इसलिए इसको केंद्रक कहते हैं। इस केंद्र में डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ, क्रोमोसोम, सुने होंगे आप, क्रोमोसोम पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है। और इसके बाहर कोशिकांग, कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक हो गया, और क्या बोल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब केंद्र के क्या होते हैं, बाहर होते हैं। और इस अंदर इसको मिलाकर, जैसे कोशिका झिल्ली के अंदर सभी हो जाएंगे किसमें, प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक केंद्रक द्रव्य, एक कोशिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रक द्रव्य क्या है, जैसे मैंने बताया कि कोशिका झिल्ली हो गई, कोशिका झिल्ली के अंदर ये केंद्रक हो गया, केंद्रक यानी कि केंद्र में। और जो केंद्र में गाढ़ा तरल पदार्थ पाया जाएगा, उस गाढ़े तरल पदार्थ में क्रोमोसोम पाया जाएगा, केंद्रिका पाई जाएगी। आगे कोशिकांग में हम बताएंगे कि केंद्रिका क्या होती है, और इसमें हम गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसके केंद्रक के यहाँ इसको केंद्रक द्रव्य बोले। इसमें भी फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड में गुणसूत्र होते हैं और केंद्रिका पाई जाती है। और इस केंद्रक के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म।
कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में अन्य सारी कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रसधानी हो गया, फिर गाल्गी बॉडीज हो गया, लायन का लाइसोसोम हो गया, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये सब मिलकर यानी प्रोटोप्लाज्म मिलकर कार्य क्या करते हैं, वो कार्य को देखते हैं। जीव द्रव्य का कार्य, जीव द्रव्य क्या करती है, जीवन क्रियाओं को संचलन करती है, जीवन क्रियाओं का संचलन करती है। शुरू में ही मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोशिका जैविक क्रियाओं का नियमन करती है, जैविक क्रियाएं कंप्लीट करती है, इसीलिए उसे स्ट्रक्चरल यूनिट स्ट्रक्चर सॉरी फंक्शनल यूनिट कहा गया है। फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है कि जैविक क्रियाओं को कंप्लीट कर रही है, ठीक है, जैविक क्रियाओं को कंप्लीट कर रही है। तो ये कोशिका झिल्ली को अगर छोड़ दें, कोशिका झिल्ली एक प्रोटेक्शन देने वाली चीज, उसके अंदर जितने भी हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग, प्रोटोप्लास्ट बोले न्यूक्लियोप्लास्ट और साइटोप्लाज्म, ये सब क्या कर रहे हैं, इसी में शोषण होगा, उत्सर्जन, पाचन, शोषण ज्यादातर हो सकता है, शोषण पाचन इसी में होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, जीवन की क्रियाओं का संचालन कर रही है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या कर रहे हैं, जीवन की क्रियाओं का संचालन कर रही है। अब दूसरा देखते हैं, आनुवांशिक जानकारी प्रेजेंट होती है। आनुवांशिक जानकारी का क्या मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाता है वो इस कोशिका के अंदर होता है, उसका इंफॉर्मेशन इस कोशिका के केंद्रक में प्रेजेंट होता है। केंद्रक यानी कि गुणसूत्र में, गुणसूत्र में वो जानकारी प्रेजेंट होती है कि हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसा लक्षण जाएगा, कैसा लक्षण होगा, शरीर का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, शरीर की लंबाई कैसी होगी, वो सारा इंफॉर्मेशन इस गुणसूत्र में होता है। उस इंफॉर्मेशन को ही आनुवांशिक जानकारी कहते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो क्या कर रहा है, आनुवांशिक जानकारी प्रेजेंट होती है किसमें, इस प्रोटोप्लाज्म में। प्रोटोप्लाज्म यानी कि बस कोशिका झिल्ली को छोड़ दें तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे, और प्रोटोप्लाज्म में क्या आनुवांशिक जानकारी प्रेजेंट होती है। अब क्या लिखा है, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अब देखिए जैसे मैंने संसद भवन का एग्जाम्पल दिया था, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें आए, यानी कि कोई भी जैसे आयन हो गया, आयन में पोटेशियम, जल, शुगर हो गया, शुगर मीन्स ग्लूकोज हो गया, ये सब जब अंदर आए, यानी कि ये सब क्या हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर आए, ये सब ग्लूकोज और जल, पोटेशियम, सोडियम सब अंदर आए, तो क्या होगा, उस काम के लिए ही आए हैं। तो जब अपना काम करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसे बाहर भी भेजना होगा, केवल इस सेल तक ही तो सीमित नहीं रहेगा, उसे बाहर भेजना है। तो उसे बाहर भेजने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या लिखा है, पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसका काम है, प्रोटोप्लाज्म का। हालांकि यही बनाती है, यही भेजती है। फिर नई कोशिकाओं का निर्माण, क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, नई कोशिकाओं का निर्माण, यानी कि मैंने बताया था कि मान लो शरीर, मान लो यहाँ हाथ कट गया, तो कुछ दिन बाद अगर मैंने दवाई खाई, मैंने दवा खाई, फिर कुछ दिन बाद यहाँ पर नई स्किन आ जाएगी। तो कैसे आई, वो सब कोशिकाएं डिवीजन करके, गुणन करके यहाँ पर नई नई कोशिकाएं, जिससे हमारा स्किन रिकवर हो गया। वो सब नई कोशिकाएं कैसे बनती है, वो सब यही नियंत्रण करता है। अब आई गेस आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। अब वीडियो को ये समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई, रात के 10-11 बज रहे होंगे। मैं आपको बता दूं कि वीडियो कैसा लगा, ये सब आप फीडबैक दीजिए, अपने विचार दीजिए, जिससे हम अपने आप को सुधार सके, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके। अगले लेक्चर में हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिकांग का कार्य क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है, हरित लवक का कार्य क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है, लैन का है, लाइसोसोम का कार्य क्या है, लाइसोसोम क्या होता है, सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यह वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसे यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।